नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज आफ्ताब इरफान के साथ। माउंट आबू में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर विधायक संयम लोढ़ा ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उसमें जेपी नड्डा से कुछ सवाल पूछे। आइए देखें विधायक संयम लोढ़ा ने क्या पूछा जेपी नड्डा से। आज सिरोही जिले के प्रवास पर हैं और देश में पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैं नड्डा जी से पूछना चाहूँगा, राजस्थान की जनता की ओर से, सिरोही की जनता की ओर से, कि भारत का सकल सार्वजनिक ऋण, ग्रॉस पब्लिक डेट, जीडीपी का 86.90% हो गया है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? और इतना ही नहीं, 2022-23 के जो बजट अनुमान थे उसके विपरीत अप्रैल मई में राजकोषीय घाटा 2.03 लाख करोड़ हो गया, जो कि 22-23 के खर्चों के अनुमान के लिहाज से 12.3% है। 22-23 में राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 6.4% पर अनुमानित किया हुआ है। और भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो मई में इस संबंध में वार्न भी किया। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री जी 22 घंटे काम कर रहे हैं, तो आर्थिक हश्र तो ये है। अब वो मुझे ऐसा लगता है और देशवासियों को भी ये समझ में आ गया है कि वो 22 घंटे का प्रयोग जो है विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकारों को बदलने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे किया जाए, उस ताना बाने को बुनने में किया जाता है। जीएसटी भी इन्होंने बहुत गलत तरीके से लागू होने के बाद सैकड़ों अमेंडमेंट उसमें हो गए और जो वायदा किया गया था स्टेट्स को कि हम क्षतिपूर्ति, जो कमी होगी वो क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे, आज भी राजस्थान की सरकार के 4,800 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया है। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के जो लेटेस्ट फिगर आए हैं, समग्र बेरोजगारी दर मई 2022 में 7.12% से बढ़कर के जून 2022 में 7.80% हो गया। जो अलग अलग क्षेत्र के ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल रैंकिंग है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता में भारत 150वें नंबर पर है। 180 देशों का आकलन है। भूखमरी में 101वें पर है। हैप्पीनेस में 136वें पर है। मानव विकास में 131वें पे है। नागरिक स्वतंत्रता में 119वें पे है और प्रजातांत्रिक मतदान व्यवस्था पे 100वें स्थान पर। तो वो जो दुनिया और विश्व गुरी और विश्व नेतृत्व का जो डिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पीट रही है, उसके वास्तविक तथ्य ये है, रुपया डॉलर के मुकाबले बुरी तरह वंदे लगातार गिर रहा है। रेल के हर तरह के टिकट महंगे हो गए, यहां तक कि प्लेटफॉर्म का टिकट भी इतना महंगा हो गया कि साधारण आदमी तो ले नहीं सकता। आपने और हमने सबने देखा कि किस तरह से स्वदेशी जागरण मंच काम करता था और होली जलाया करता था। आज हर क्षेत्र को ये विदेशियों के लिए खोल रहा है।
जिस एफडीआई के मुद्दे पर 45 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, सत्ता संभालने के बाद ही उन क्षेत्रों में तो खुला ही खुला, बल्कि 75% तक एफडीआई को इन्होंने अलाउ कर, और डिफेंस जैसे क्षेत्र के लिए भी एफडीआई को अलाउ किया। आज पब्लिक सेक्टर के बैंक, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सारे उद्योगपतियों को बेच रहे। कभी बीजेपी ने मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन का समर्थन किया, और आज 4 साल की अग्निवीर योजना लेकर के आई है, जिसमें न तो कोई रैंक है और न ही किसी तरह की कोई पेंशन है। प्रवर्तन निदेशालय जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, 2014 से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देश में सिर्फ 112 छापे डाले और 104 शिकायतें दर्ज की, लेकिन 2014 से 22 तक 2974 छापे डाले और 879 शिकायतें दर्ज की। लेकिन 2014 से 22 के बीच में सजा का प्रतिशत है वो 0.5%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारी कार्रवाइयाँ आतंक फैलाने के लिए ईडी के द्वारा की जा रही है। पिछले 2 साल में पेट्रोल, डीजल और दूसरे तेल में भयानक तरीके से मूल्य वृद्धि हुई है। गरीब मरा है, कमजोर हुआ है, लोग रोजगारहीन हुए हैं। गैस सिलेंडर 900-1000 रुपये तक पहुंच गया। पिछले 18 महीने में ही पेट्रोल पर 34.38 रुपये और डीजल पर 24.38 रुपये की बढ़ोतरी पिछले 1.5 साल में हुई। सेना के अंदर 2020-21 में कोई भर्ती नहीं हुई, 2021-22 में कोई भर्ती नहीं हुई। कहाँ तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां हर साल देने का वायदा था, और कहाँ आज लाखों पद खाली पड़े हुए। और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपकी क्या नीति है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? कश्मीर में इस साल 15 सुरक्षाकर्मी मर गए, 18 नागरिक मारे गए। कश्मीरी पंडित धरने पर है और बीजेपी अपनी सत्ता की मद में मस्त है। चीन भारतीय क्षेत्र में कब्जा करके बैठा है। बीजेपी को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सूचनाएं जुटाने वाले जासूसों से क्या संबंध है और इन आतंकियों से क्या संबंध है। उदयपुर का जो जघन्य हत्याकांड सामने आया, उसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य मुख्य आरोपी निकला, बल्कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने उनको छोड़ने के लिए फोन किया। आप सबको पता है कि हरियाणा में अभी इनके एक पदाधिकारी को हटाया गया। जम्मू में इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आईटी सेल के प्रमुख को हटाया गया। महाराष्ट्र में तो एक इनका मंत्री जिसके आतंकवादियों से संबंध थे, उसको मंत्रिमंडल से हटाया गया था। और मध्य प्रदेश के अंदर भी वो जो खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। इसके अलावा बीजेपी को ये बताना चाहिए, नड्डा साहब को बताना चाहिए, वो आए हैं राजस्थान के दौरे पर और लगातार अभी आ रहे हैं। 2003, 2008, 2013 और 2018 ये 4 चुनाव आपने जिस वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़े, क्या कारण है कि अब आप उस चेहरे को सामने नहीं कर रहे, उस चेहरे को पार्टी का चेहरा बना करके चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या बीजेपी को भारी विद्रोह की आशंका है? इस आशंका के चलते वो ऐसा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं सिरोही का एक नाचीज कार्यकर्ता
एक छोटा सा सेवक होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सिरोही में आए हैं तो ये भी बता दो कि उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन का जो सर्वे हुआ है, पिंडवाड़ा से सिरोही होते हुए बागरा रेल लाइन का जो सर्वे हुआ है, वो रिपोर्टें वहाँ रेलवे मिनिस्ट्री में दबी हुई पड़ी है। तो ये कार्य कब शुरू होंगे, सिरोही में हवाई सेवा कब शुरू होगी, और लगातार लंबे समय से सिरोही में केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल, दो मांग हम करते आ रहे हैं, वो कब खुलेगी। इसके अलावा